हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष दोतानिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले बंगाल पर विजय के, यानी कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की बंगाल पर विजय हुई और बंगाल में कौन कौन से नवाब आए, बंगाल में नवाब किस तरीके से बने, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो स्टार्टिंग होती है 1717 से होती है, जब जो मुगल शासक फर्रुखशियर थे उन्होंने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। अगर हम एक बात को देखें तो औरंगजेब चाहे कितना ही बुरा राजा है, फिर कितना ही ऐसा वैसा क्यों ना हो, लेकिन उसके समय में मुगल साम्राज्य का जो एरिया था वो चरमोत्कर्ष पे था। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ता गया। इसके बाद में क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान, इसके परिणाम स्वरूप बता रहा हूँ मैं, मुर्शिद कुली खान 1713 में बंगाल का स्वतंत्र शासक बना, लेकिन फिर भी वह तत्कालीन मुगल बादशाहों को अपना राजस्व बेचता रहा। मुर्शिद कुली खान ने अपने समय में कई ऐसे काम किए जिससे बंगाल को सशक्त बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जैसे राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद उन्होंने स्थानांतरित कर दिया था, इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर दी थी और किसानों को तकाबी ऋण प्रदान कर दिया था, मतलब किसानों को एडवांस में ऋण देना स्टार्ट कर दिया था। मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन शासक बना, जो 1727 से 1739 1739 तक राज किया। फिर सरफराज खान बना जिसने 1739 से 1740 तक राज किया। फिर 1740 में एक युद्ध हुआ जिसे गिरिया के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज को मारकर 1740 से 1756 तक बंगाल पर शासन किया। यह मुगल शासक को जो उस समय मुगल शासक थे को 1740 में 2 करोड़ का नजराना देकर शासक बना, परंतु इसके पश्चात इसने मुगलों को कभी राजस्व देना ही बंद कर दिया, मतलब कभी भी राजस्व दिया ही नहीं। तो ये एक अच्छा टॉप पॉइंट बनता है। इसने अपने शासनकाल में बंगाल को इतना शक्तिशाली बनाया कि वह भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खान की अपनी कोई औलाद नहीं होने के कारण इसने अपनी नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक बात को समझना, अलीवर्दी खान की कोई औलाद नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई बच्चा ही नहीं था। उनके 3 लड़कियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी वाली थी वो उनका आगे थोड़ा सा हम बताएंगे कि वो युद्ध में किस तरीके से पार्ट लेती है। लेकिन हाँ, कि देखना कि इन्होंने अपने एक नाती को, सिराजुद्दौला को, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तथा 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला स्वतः बंगाल का नवाब बन गया। सिराजुद्दौला के नवाब बनने की बात ना तो इसके और रिश्तेदारों को रास आई थी और ना ही जो सेनापति था बंगाल का मीर जाफ़र, उसको ये बात पसंद आई थी। इसलिए ये जो सारी की सारी बात थी, ये पहला रीज़न बना था जिस कारण सिराजुद्दौला का पतन हुआ। अब इसका एक कारण या फिर दूसरा कारण हम ये भी कह सकते हैं कि 20 जून 1756 को एक ट्रेजडी हुई थी जिसे ब्लैक होल ट्रेजडी कहा जाता है। यह एक मनगढ़ंत कहानी भी बताई जाती है। दरअसल बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती किलोबंदी को रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को एक फरमान भेजा जिसमें साफ साफ लिखा था कि किलेबंदी को तुम रोक लो। यानी कि सिराजुद्दौला ने अपने एक उस समय अंग्रेज़ों की और फ्रांसीसी दोनों लोगों की ना जो किलेबंदी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी बंगाल में, तो उसको रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने आदेश दे दिया अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों दोनों को कि भाई तुम अपनी किलेबंदियों को रोक लो। तो ऐसा करने के बाद में फ्रांसीसियों ने तो अपनी किलेबंदियों को हद तक रोक लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया और बाद की कहानी हम पढ़ते हैं इसमें आगे। इसी घटना के बाद ब्लैक होल ट्रेजडी के बारे में पता चला, जिसमें जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात को 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिस कारण 123 लोगों की मौत हो गई तथा केवल 23 ही लोग जिंदा बचे, जिनमें से एक खुद हॉलवेल को अपने आप को बताते हैं। इन दोनों कारणों के फलस्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के सेनापति मीर जाफर को सत्ता का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। यह युद्ध प्लासी नामक स्थान जो कि बंगाल में था वहां पर लड़ा गया था, जिसमें एक और मीर जाफर थे, राय दुर्लभ थे जो बंगाल के दीवान थे, बेगम बैरूनिसा जिन्हें घसीटी बेगम के नाम से भी जाना जाती है, अलीवर्दी खान की जो पहली पुत्री थी ढाका वाली वो, और रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये 4 की एक अलायंस थी अंग्रेजों की, तथा दूसरी ओर सिराजुद्दौला तथा फ्रांसीसी अलायंस थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तथा मीर जाफर के बेटे मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली मीर जाफर को, जो बंगाल का पहले एक तरीके से सेनापति हुआ करता था, उसे नवाब बना दिया बंगाल का, जिसने 1757 से लेकर के 1760 तक शासन किया। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को, जो कि जाफर का दामाद था, उसे बंगाल का नवाब बना दिया और इसने भी 1760 से लेकर के 1763 तक 3 साल तक ही शासन किया।
मीर कासिम को जल्द ही अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का एहसास हो गया था। उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया तथा बंगाल के व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए उसने टैक्स में सुधार किए तथा भारतीय व्यापारियों को रियायत देना स्टार्ट कर दिया। इस बात से नाराज होकर एक अंग्रेज अधिकारी एलिस ने 1763 में पटना पर आक्रमण कर दिया तथा इस आक्रमण में उस अंग्रेज अधिकारी एलिस की खुद की ही मृत्यु हो गई। इस घटना को 1763 का पटना कांड कहा जाता है, यानी कि इसे पटना कांड के नाम से जाना जाता है। जैसे ही अंग्रेजों को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत मीर कासिम को बर्खास्त कर फिर से मीर जाफिर को बंगाल का नवाब बना दिया और थोड़े ही समय में मीर जाफर की उसके बाद मृत्यु भी हो गई थी। इस घटना के कारण मीर कासिम बचकर उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में चला गया, जहां पर उसकी मुलाकात अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है। इसके बाद एक युद्ध होता है जिसने बक्सर का युद्ध कहा जाता है। एक बक्सर का युद्ध हुआ था इसके बाद में। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, जिसमें एक तरफ मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना थी, यानी कि 3 अलायंस की सेना थी, तथा दूसरी ओर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना अकेली सेना थी। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जो जीतने के अलायंस की हेल्प लेनी पड़ी थी, लेकिन प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच में उनको गैप मिल गया था, जिसमें उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। साउथ के साइड से मद्रास की प्रेसिडेंसी से भी उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया, तो उस बात की उन्हें बहुत हेल्प मिली और अकेले बिना किसी अलायंस के उन्होंने बक्सर के युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई और इस संधि के हिसाब से मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड ने दीवानी अधिकार जो हुए थे अपने खुद के अंग्रेजों को सौंप दिए तथा बदले में मुगल बादशाह ने अपनी 26 लाख की पेंशन स्वीकार कर ली। और दूसरी संधि जो उसके जस्ट 4 दिन बाद में हुई थी 16 अगस्त 1765 को, इस संधि के हिसाब से कंपनी को अवध पर टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया और अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना भी साथ के साथ में इन्होंने लगा दिया अंग्रेजों ने। अब इन सब घटनाओं के फलस्वरूप 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लागू कर दिया। तो द्वैत शासन क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में शायद मैंने बताया भी है आपको मेरी पिछली फर्स्ट वाली वीडियो में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस पर लाइक कर दीजिएगा, इस पर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर मुझसे कुछ गलती हो गई तो उसमें आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।